हर महादेव बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इजी पढ़ाई बाय नीलम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें हम सेज लॉ भी पढ़ने वाले हैं, तो जिसको सेज लॉ पढ़ना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। क्या अब कुछ अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन ये है कि जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे करती है। पहले तो आप समझ लो कि अजम्पशन होते क्या हैं। ये अब कभी किसी ने नहीं बताया आपको कि अजम्पशंस क्या होते हैं। कि अगर हमें बहुत ही वाइड लेवल पे स्टडी करनी है तो हम सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते नहीं स्टडी कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स इज़ फुल ऑफ अजम्पशंस। आप इकोनॉमिक्स में कोई सी भी थ्योरी पढ़ लो, आपको अजम्पशंस मिल जाएंगे। तो हम सारे फैक्टर को अगर स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट स्टडी। इट्स अ मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल पे भी करते हो तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो पहला हमने क्या लिया, देयर इज़ अ एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हम क्या मानेंगे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो फुल है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जॉब नहीं मिल रही। अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसको जॉब मिल रही है। ओके, विदाउट इन्फ्लेशन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ लजीज फेयर कैपिटल इकोनॉमी विदाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। लजीज फेयर कैपिटल इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया, इट इज़ अ क्लोज इकोनॉमी विदाउट फॉरेन ट्रेड। मतलब कोई भी अपन बाहर से कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेन कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब सारे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है और सबके पास ही कैसी है, सेम स्किल है। हम अभी स्किल और इन सब के बेसिस पे डिफर नहीं करेंगे लेबर्स को। हम बात कर रहे हैं कि सबके पास ही क्या है, सबके पास सेम ही स्किल है। ओके, एंड प्रोडक्ट भी सेम ही है। तो लेबर भी कैसा है, होमोजीनियस है, सारा सेम ही लेबर है सबके पास। ऐसा नहीं कि कोई टेक्नीशियन है बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, कोई कैसा है। हम सब कांस्टेंट रख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सबके पास सेम टाइप की स्किल है। नेक्स्ट करते हैं, टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। टोटल आउटपुट जो है वो हम डिवाइड करेंगे, या तो इंसान कंजप्शन करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। यही दो अदर ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ मनी इज गिवन एंड मनी इज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब बार्टर सिस्टम नहीं है कुछ भी। ठीक है, बार्टर सिस्टम कुछ भी नहीं है। मतलब मनी इज द ओनली मीडियम जहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हो। लास्ट है, वेजेस एंड प्राइजेस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल। प्राइस के अंदर आप चेंज, बाकी सब तो अपने कांस्टेंट पड़ा, लेकिन वेजेस और प्राइस के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गए अजम्पशन। अब बात करते हैं जो थ्योरी अगर अपन पढ़ेंगे, ये थ्योरी जो है ये 3 पार्ट्स के अंदर गलत हो गया यहाँ पे। 3 पार्ट्स के डिवाइडेड नहीं है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ओके, ये जो थ्योरी है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है सेज लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, से का नियम हम पढ़ने वाले हैं। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट मतलब श्रम बाजार के अंदर कैसे संतुलन होता है, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है वेज प्राइस इज फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लास्ट सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मुद्रा बाजार में संतुलन। तो ये हम 5 पार्ट में थ्योरी को डिवाइड करते हैं। ये थ्योरी यानी जो थ्योरी है ये थोड़ी सी लेंदी है, तो पेशेंटली आप सुनिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है। फर्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि सेज लॉ क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेज लॉ, ये एक्चुअल में से ने दिया था, जिनका जो सरनेम था वो से था, तो जो इकोनॉमिस्ट थे इसलिए उनके नाम पे ही से लॉ बना। ओके, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अपनी ओन डिमांड बनाती है। हमें सप्लाई को सोचना नहीं है। सप्लाई क्या होगी, सप्लाई अपना ओन डिमांड बनाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा ये चीज़ हम आगे समझेंगे। इट मीन्स दैट एन इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन मनी इनकम एंड देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन बिकॉज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब ये क्या है, इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है एग्जाम्पल? हम समझते हैं कि पहले सब आपके जो चीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो फर्म्स हैं, वो आपको किस रूप में पैसा देती हैं? वो आपको पैसा देती हैं रेंट के तौर पे। सपोज़ आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपके पास खुद की लैंड नहीं है, तो आप रेंट पे लोगे। तो आप सामने वाले को, हाउस होल्ड को क्या दे रहे हो, आप रेंट दोगे। या फिर आपने हाउस होल्ड से आप क्या लोगे, हाउस होल्ड मतलब फर्म्स और फैक्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारे जो लोग हैं उनको, कंट्री के अंदर उनको हम हाउस होल्ड को कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो जो रेंट, हाँ, आप किसी से भी रेंट पे घर लोगे तो आप उसको बदले में क्या दोगे,
रेंट दोगे, ठीक है। तो बेसिकली लैंड के बदले में आप क्या दोगे, आप रेंट दोगे। वेजेस किसके बदले में मिलेंगे, जब आप मार्केट से लेबर उठाओगे तो फ्री में थोड़ी ना उठाओगे, तो लेबर के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे। प्रॉफिट आप कब दोगे, प्रॉफिट आप उसको दोगे जिससे आपने कोई बहुत ही बढ़िया सर्विस, जिसको आपने पार्टनर बना लिया है, एंड एंटरप्रेन्योर जो आपका है, उससे आप क्या लोगे, प्रॉफिट लोगे। प्रॉफिट दोगे, उससे लोगे क्यों, प्रॉफिट दोगे उसको आप, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब आप मार्केट से पैसा उठाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आप कैपिटल उठाओगे अगर मार्केट से, तो आपको हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड को किस फॉर्म में पैसा देती है फर्म, या तो रेंट के फॉर्म में, या वेजेस के फॉर्म में, या प्रॉफिट या इंटरेस्ट के फॉर्म में। और हाउस होल्ड उसी सारे पैसे से क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज जो फर्म प्रोवाइड करती है वो खरीद लेता है। जैसे हमको समझते हैं, पहले पैसे हम किस फॉर्म में रखते हैं, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा होता है। वो किसके पास चला जाता है, वो चला जाता है हाउस होल्ड के पास, और फिर वही पैसा हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज परचेज करने में वो पैसा लगा देता है। तो इसी तरीके से वही पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होता जाता है, और डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनडायरेक्टली अपन ने क्या किया, इनडायरेक्टली अपना क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गई, अपनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, तो सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। अब मार्केट फ्लडेड कर दोगे चीज़ों से तो ऑटोमेटिकली लोग परचेज करने लगेंगे। हमने देखा होगा कि रेड बुल की एक स्ट्रैटेजी आपको पता हो, तो रेड बुल ने क्या करा था कि खाली कैंस जो थे वो मार्केट के अंदर ऐसे फ्लडेड फेंक दिए थे, खाली खाली कैंस। जहाँ पर भी सिनेमा हॉल हैं, जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो वहाँ पर उन्होंने डस्टबिन के अंदर खाली खाली कैंस फेंक दिए थे। तो इससे क्या हुआ, क्यों उन्होंने खाली कैन फेंके, तो बेसिकली सब लोग सोचने लगे कि वाह यार ये कौन सा है यार, ये रेड कलर का डिब्बा, ये कैन तो मुझे भी पीना है, और एकदम से रेड बुल की जो सेल्स थी वो बढ़ गई। तो सप्लाई आप इतनी कर दो मार्केट के अंदर कि क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्रिएट हो जाए। ये किसने बताया था, से लॉज ने बताया था, सेज लॉज को हम बोलते हैं, सेज ने बताया था, ठीक है। तो का मतलब यही है कि उत्पादन में वृद्धि स्वचालित रूप से आय में वृद्धि होती है। स्वचालित रूप मतलब ऑटोमेटिकली आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और कोई भी अधिक उत्पादन, या फिर हम ये कह रहे हैं कि अल्प उपभोग की कमी नहीं होती, मांग की कभी नहीं होती है। हम इसको कांस्टेंट रखा है हमने, कंजप्शन कांस्टेंट है, और ना ही एक्सेस डिमांड होगी, क्योंकि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। क्या करती है, अगर आप सप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उतनी ही मांग करोगे ना। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 10 गुड्स बनाए हैं, इस पेन के मैंने 10 गुड्स बनाए, तो वो 10 गुड्स जब मैंने पेन के बनाए हैं, तो वही 10 गुड्स मैं मार्केट के अंदर बेचूंगी ना, 10 से ज़्यादा कैसे बेच पाऊंगी, ठीक है। अगर आप डिमांड भी करोगे, 11th पर्सन आके मेरे से डिमांड भी करता है गुड्स का, तो क्या मैं दे पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो यही है से का नियम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड, हमारे जो अपन ने डिस्टिंक्शन किया था, सेकंड है लेबर आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि लेबर और आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसको हम कर्व से समझेंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये है आपका डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ लेबर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कब आता है, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम तब आता है जब डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पर अपन वाई एक्सिस पे अपन रियल वेज लिखते हैं, और एक्स एक्सिस पे अपन एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं, कि मतलब कितने वेज पर कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, कितने वेज पर कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट आउटपुट पे, लेबर का इम्पैक्ट आउटपुट पे क्या पड़ेगा। तो एक्सक्यूज मी, लेबर का इम्पैक्ट आउटपुट पे ये पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, अब वाई एक्सिस पे अपन आउटपुट लिख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो होता है, अगर लेबर होता जाएगा, लेबर आपका इंक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर लेबर क्या है आपका, आउटपुट, सॉरी नॉट लेबर, मेरे मुझे से गलती से निकल गया, दैट इज इट इज आउटपुट। ओके, आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट होगा आपका मैक्सिमम। कहाँ पर कब होगा आउटपुट आपका मैक्सिमम, जब डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये हमारा इक्वल हो जाएगा, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू दी सप्लाई फॉर लेबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होने लगेगा।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल फॉर द सप्लाई फॉर लेबर। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन ई से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन पहले तो यहाँ पर तो उसके बाद मैक्सिमम आने के बाद कैसे रेट से होगा, ये डिमिनिशिंग रेट से, मतलब बढ़ेगा तो सही लेकिन जिस दर से बढ़ना चाहिए, जिस रेट से बढ़ना चाहिए उस रेट से अब नहीं बढ़ पाएगा। और ध्यान रखिए कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल इज कांस्टेंट, कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं है, कैपिटल इज कांस्टेंट। चलिए अब बात करते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, हमने 2 कर लिए हैं। थर्ड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क विल गेट द जॉब एट द एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट। भाई अगर आप काम करना चाहते हो और आप इंजीनियर हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो 5 लाख रुपए महीना चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा काम। आपको जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट चल रही है, जैसे कोविड के टाइम पे एकदम से मार्केट रेट वेज रेट जो थी वो गिर गई थी, बहुत ही सस्ते में हम वेजेस को एम्प्लॉय करना चाह रहे थे, क्योंकि फर्म का खुद का प्रोडक्शन नहीं है, खुद का प्रोडक्शन नहीं है तो फिर कैसे वो लोगों को रखेंगे। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होती है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे ही काम करेंगे। अब हो सकता है कि इससे कभी कभार क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति आ जाए। इन्होंने कहा वैसे तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट में डील करते हैं, ये पूरी थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट में डील करती है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस रिपीट करती हूँ कि अगर कभी कोइंसिडेंटली अनएम्प्लॉयमेंट आ भी जाए तो वो ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर वो कैसे, अब इसको समझिए कैसे होगा ये। इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन चेंज इट बाय रिड्यूसिंग वेज रेट। आप वेज रेट को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वापस क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए अगर आप वेज रेट को कम कर दिया, सपोज अब मेरी फैक्ट्री है और मैं पहले 100 रुपये दे रहा था, 100 रुपये दे रही थी एक लेबर को पर डे के हिसाब से, अब मैं 100 रुपये की जगह मैं उनको 80 रुपीज़ दे रही हूँ। ओके, तो वेजेस रिड्यूस कर दिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अब कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई कहाँ आपका 100 रुपये भी तो आप ऐड ऑन कर रहे थे ना वो चीज़ बनाने के लिए, अब आप 80 रुपये ऐड करेंगे, मतलब आपकी कॉस्ट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब आपके कॉस्ट सस्ता बन रहा है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, अब यार इतना प्रॉफिट थोड़ा ना चार्ज करोगे, आप प्राइस भी मार्केट के अंदर कम कर दोगे कि भाई पहले ये 10 रुपये की चीज़ थी अब 8 रुपये की है, तो एकदम से क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी तो अब आपके पास तो उतना गुड्स ही नहीं है, अब फर्म क्या करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगेंगी। भाई प्रोडक्शन इंक्रीज करो, तो एकदम से जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अब आप क्या खुद तो ना बनाओगे, मालिक थोड़ा ना बनाएगा, वो क्या करेगा, वापस लेबर को लेके आओ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था वो कम हो गया और कैसी स्थिति आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति वापस आ गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। बीच में मैं कह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ तक अगर आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, इतने बीच में ही बोला जा रहा है आपको। यही हमारी कोचिंग फीस है, आप मान लीजिए जो आपको पढ़ाने की जो फीस लेते हैं ये आपको फ्री में मिल रहा है। बदले में हर कोई आपसे क्या मांगता है कि एक सब्सक्रिप्शन, तो वो तो आप दे ही सकते हैं ना। चलिए अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा फोर्थ जो कि है इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम समझते हैं, इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट के बारे में, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये हमारा वाई एक्सिस पे हम लिख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे हम लिख रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाला जो आई पॉइंट है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, आई और एम मिला के यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जिसको अपन ने ई से डिनोट करा है और इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बताता है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बराबर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, वो बराबर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, बराबर है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के, मतलब ब्याज की दर जो है वो बराबर है कि आपने कितना बचाया और आपने कितना लगाया, कितना आपने इन्वेस्ट किया, तो उसके बराबर है। अगर कह रहे हैं कि अगर ये ब्याज की दर है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बढ़ जाए
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ रही है सपोज, तो अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे यार मैं तो इन्वेस्ट कर लेता हूँ ना, कि भाई पैसे ज़्यादा बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट में, सबको प्रॉफिट हो रहा है शेयर मार्केट में, सब पैसा लगा रहे हैं। तो क्या होगा, सप्लाई आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर कोई क्या करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेगा, लेकिन डिमांड एक्चुअल में कम है। डिमांड क्या है, देखो डिमांड क्या है, यहाँ पर आप देखो इसको, तो डिमांड तो हमारी कम हो रही है। मैं इसको रेड लाइट बोल रही हूँ, रेड पेन से डिनोट करती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन सप्लाई कैसी है आप देखिए, सप्लाई आपकी बढ़ रही है। तो सप्लाई आपकी बढ़ रही है और डिमांड आपकी कम हो रही है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिमांड जब कम हो जाती है, मतलब जब इंटरेस्ट रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। इसका जस्ट उल्टा रिश्ता है डिमांड के साथ। तो अब आप सोचो, बाहर इतनी सारी सप्लाई, इतनी तो डिमांड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट आपका एक सेकेंड कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो अपनी डिमांड क्या हो गई, देखो डिमांड क्या हो गई, इतनी ज़्यादा आ रही है, ये रही। यहाँ पे मैं एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं। देखो सेकंड केस में क्या है कि अगर मैंने अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, जब मैंने अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो यहाँ पर आप लाइन देखिए कि डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। डिमांड यहाँ तक आ रही है, मतलब डिमांड आपकी बढ़ चुकी है, वहीं सप्लाई कहाँ तक रुक गई, यहाँ तक ही रुक गई। तो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट और सप्लाई में कैसा रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिश्ता होता है। तो इसी तरीके से वापस सेम पॉइंट पे ही एग्री करेंगे, वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि जब ये दोनों ही बराबर हों, डिमांड ऑफ अ सप्लाई एंड द इंटरेस्ट, डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट जहाँ पर इक्वल होंगे, वहीं पर ही क्या होगी, इंटरेस्ट रेट तय होगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज भी होती है, तो अपने आप ही वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है। जब बढ़ जाएगी तो वैसे ही इतनी सोचो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो वैसे ही इतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो डिमांड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, तो हर कोई सोच रहा है नहीं भाई हमें तो नहीं लगाना पैसा, हम क्यों लगाएं, इंटरेस्ट रेट इतनी कम है, हम तो कहीं ना कहीं कुछ और ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस में लगा देंगे, क्यों लगाएं फालतू, इतनी कम इंटरेस्ट रेट है। तो क्या होगा और लेकिन डिमांड बहुत है, लोग पैसा मांगने के लिए बहुत आ रहे हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही केस के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो हम आ गए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो हम आ गए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लास्ट पे, जो कि है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो कि फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी है, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द सप्लाई ऑफ मनी की वजह से प्राइस पे क्या चेंज होता है। मार्केट के अंदर सप्लाई कैसी है मनी की, उससे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, MV इक्वल्स टू PT। अब समझ लेते हैं क्या है। M मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। V मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मनी, कितना फ्रिक्वेंटली मनी जो है वो घूम रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर। Y होता है एग्रीगेट इनकम, ठीक है, Y बोलो या T बोलो, इधर आप भले T से डिनोट करो या Y से डिनोट करो, बात एक ही है। एंड P होता है आपका प्राइस लेवल, ओके। अब आ जाते हैं आगे, इधर आप देखोगे MVPT, T से डिनोट करो या Y से डिनोट करो, बात एक ही है। अब जहाँ पे V और T या फिर Y, यहाँ पर हम कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब V और T के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज, इसको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो अपनी मनी सप्लाई क्या होगी, M इक्वल्स टू P, मतलब मनी सप्लाई प्राइस को भी चेंज करती है। अगर मनी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी। इसको आप रिलेट कर सकते हो इन्फ्लेशन से। कैसे रिलेट करेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेट करेंगे। इन्फ्लेशन सेम यही तो होता है,
मार्केट के अंदर खूब पैसा होता है तो प्राइस भी, हर किसी के अंदर पैसा बोलने लगता है, अरे मेरे पास तो खूब पैसा, हम तो मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे। तो जब ये वाला केस आ जाता है तो हर कोई जब मार्केट के अंदर पैसा लगाता है तो प्राइस बढ़ जाती है। और ये ही इन्फ्लेशन का केस है, यही इन्होंने बताया कि मार्केट के अंदर जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम तो प्राइस भी कम, जिसको अपन डिफ्लेशन बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए या कोई स्पेशल प्रॉब्लम आपको लग रही है इस वीडियो में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।